आरटीआई डाल के हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। महिला सुरक्षा का सवाल एक बार फिर से देश के सामने है और यह सवाल आज इसलिए हमारे सामने है क्योंकि हमने देखा दिल्ली में एक जो कैब थी, एक कैब में जो बलात्कार का मामला हुआ, उसके बाद यह सवाल हमारे सामने एक बार फिर से सामने उठ खड़े हुए हैं। 2012 में दिल्ली में ही जब निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद देश ने, और सिर्फ देश ने क्यों बल्कि देश के एक एक व्यक्ति ने बहुत सारे वादे किए थे, इरादे किए थे, कस्में खाई थी कि हम महिला सुरक्षा के सवाल पर इस देश को आगे ले जाएंगे, ये देश महिलाओं के लिए सुरक्षित बने, उसके लिए हर तरह के कदम उठाए जाएंगे। लेकिन बीते 2 सालों में क्या हुआ, वो आज हम उसका लेखा जोखा आपके सामने पेश करना चाहते हैं और हम ये सवाल उठाना चाहते हैं कि आखिर 2 सालों में देश कितना आगे बढ़ा। अगर 2012 में निर्भया कांड हुआ था तो आज अगर 2014 में उबर रेप कांड हो जाता, उबर कैब के अंदर जो रेप कांड हो जाता, तो सवाल यह है कि महिलाएं दरअसल आज भी क्यों सुरक्षित नहीं हैं। और यह सवाल हम आज जानने का हक में इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हम ये देख रहे हैं लगातार हमारे सामने ऐसे कई फैक्ट्स, कई तथ्य हैं जो ये बता रहे हैं और आरटीआई से ये सारे जो तथ्य हैं हमारे सामने आए हैं, सूचना के अधिकार से ये तमाम आंकड़े हमारे सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि महिला सुरक्षा के सवाल पर दरअसल आज भी हमारे सिस्टम में कितनी बड़ी बड़ी खामियां हैं, कितनी बड़ी बड़ी कमियां हैं। मैं आपको ऐसे कुछ उदाहरण देता हूं जो आरटीआई से हमारे सामने आए। निर्भया, आपको फंड के बारे में जरूर जानकारी होगी। निर्भया फंड बनाया गया था, 1000 करोड़ रुपए का निर्भया फंड बनाया गया था 2012 के रेप कांड के बाद। लेकिन आज जब आरटीआई लगी तो यह पता चला कि निर्भया फंड से आज तक एक भी योजना आगे नहीं बढ़ी है। बहुत सारी योजनाओं का जिक्र हुआ था लेकिन असलियत आज यह है कि 2 साल बाद भी निर्भया फंड से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। एक आरटीआई लगी जिसके जवाब में हमारे सामने यह बात आई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला आयोग जो है उसका खर्च घटा दिया है और साथ साथ एक तरफ महिला आयोग का खर्च घटाया जाता है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार महंगी विदेशी गाड़ियों पर, मर्सिडीज, लैंड रोवर जैसी महंगी गाड़ियों पर सरकार खर्च करती है। सरकार की सोच बताती है। आपको याद होगा इससे पहले जब एक आरटीआई लगी थी तो यह भी बात हमारे सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक आरटीआई के जवाब में यह कहा था कि जो महिलाएं जीन्स पहनती हैं, जो महिलाएं मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं, ऐसी महिलाओं के साथ ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। मुंबई में एक आरटीआई लगी तो यह पता चला कि बलात्कार के मामले 47% बढ़ गए हैं और मुंबई में ही एक आरटीआई से यह भी बात सामने आई कि 11% पुलिस के पद खाली पड़े हैं और इसके अलावा यह भी बात कि जो कन्विक्शन रेट हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। तमाम आंकड़े हमारे सामने हैं। तो आज हम महिला सुरक्षा से जुड़े सवालों पर बात करेंगे कि 2002 से 2014 यानी कि इन 2 सालों में दरअसल हम कितना आगे बढ़े हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो लोग स्टूडियो में जुड़े उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ राजमंगल पांडे जी दिल्ली स्टूडियो में है। राजमंगल जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जाने माने। बहुत बहुत शुक्रिया राजमंगल जी आपका। और मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं कुनिका सदानंद जी। कुनिका सदानंद जी जानी मानी फिल्मों की और टेलीविजन की आर्टिस्ट हैं और इस वक्त महिला अधिकारों को लेकर एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो तमाम महिला अधिकारों से जुड़े और अन्य मुद्दों पर संघर्ष करती है। बहुत बहुत शुक्रिया कुनिका जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जल्दी नूतन ठाकुर जो कि जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, लखनऊ से हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। उन्होंने महिला मुद्दों पर कई आरटीआई लगाई हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की रिपोर्ट जो ये बताती है कि 2012 से लेकर 2014 तक बीते 2 सालों में हम कहां पहुंचे हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। सपने उसके भी थे, वो भी लोकतंत्र के उमंग और ख्वाहिश के साथ जीना चाहती थी। माँ की लाडली थी वो। माँ ने बचपन से ही घर का सलीका सिखाया था क्योंकि लड़कियां पराये घर की मानी जाती हैं। बहन बेटियों के आबरू के लिए जान देना और लेना सम्मान की बात थी। लेकिन समाज में महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं ने महिला सम्मान पर सवालिया निशान लगा दिया है। बलात्कार की घटना ने इन लड़कियों की उम्मीदों, सपनों को तार तार कर दिया। शहर हो या गांव, घर हो या परिवार की छांव, लड़कियां कहां सुरक्षित हैं? आज ये एक बड़ा सवाल है। मुंबई बलात्कार कांड, दिल्ली निर्भया कांड, असम कांड, उबर टैक्सी कांड, बस कांड, ऑटो कांड, आखिर कितनी हैवानियत की चर्चा की जाए? देश की राजधानी में पिछले 6 महीने में 984 बलात्कार के मामले सामने आए हैं। सूचना अधिकार कानून से पता चला कि बीते साल 2011 में रेल परिसर में बलात्कार,
डकैती व छेड़छाड़ के 712 मामले दर्ज हुए। वर्ष 2010 में यह आंकड़ा 501 था। 2011 में बलात्कार के 15 तथा छेड़खानी के 362 मामले दर्ज हुए, जो 2010 में 10 और 252 थे। एनसीआरबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2013 में 24,923 बलात्कार के मामले भारत में सामने आए। फ्रांस, जर्मनी और चीन जैसे देशों में भारत से ज्यादा बलात्कार के मामले हैं। निर्भया कांड के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए, पर खर्च नहीं हुए। दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी बसों के लिए ये निर्देश मिला है कि हर बस में ड्राइवर की सीट के सामने हेल्पलाइन नंबर 1091 लिखा हो, जो बस में छेड़खानी का सामना करने वाली लड़कियां या महिलाएं इस्तेमाल कर सकती हैं। ये जानकारी दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा में भी दी है। हलफनामे में ये भी बताया गया है कि दिल्ली पुलिस में 83,452 पद स्वीकृत हैं, जिसमें करीब 36,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। दिल्ली ही नहीं, देश पुलिसकर्मियों की कमी से भी जूझ रहा है। आरटीआई से यह भी पता चला है कि मुंबई में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 47% की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में साल 2013-14 में रेप के मामले 294 से बढ़कर 432 हो गए। मुंबई में यौन शोषण के मामलों में 52% की बढ़ोतरी हुई, जिनकी संख्या 793 से बढ़कर 1209 हो गई। सूचना अधिकार कानून महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने और इस समस्या से निजात दिलाने का प्रयास कर रहा है। समय का अभाव कहें या आधुनिकता का प्रभाव कहें या फिर संस्कारों की गतिशीलता में कमी कहें, समाज में जब एक बलात्कार की घटना होती है तो ऐसे कई सवाल उठते हैं। लेकिन आरटीआई से कुछ दिलचस्प जानकारी सामने आई है कि दिल्ली में 400 से ज्यादा वीआईपीज हैं, जिसमें हजारों पुलिस वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, ताकि महिलाओं के साथ जो ऐसे अपराध होते हैं उन पर अंकुश लग सके। हमारे कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ मैं संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज, नई दिल्ली। तो ये थी हमारी रिपोर्ट और इस पर हम बात करेंगे। सीधा चलते हैं कुनिका जी के पास। कुनिका जी, 2012-2014 इस बीच हमने देखा सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, मुंबई में भी हम देख रहे हैं। आरटीआई से आंकड़े बताते हैं कि मुंबई में 47% बलात्कार के मामले बढ़ गए हैं। तो सवाल यह है कि हम कितना सतर्क हुए, कितना हम लोग अलर्ट हुए और कितना हम आगे बढ़े बीते 2 सालों में। जी, सबसे बड़ी बात है कि लोगों के अंदर डर जैसे कि ख़त्म ही हो गया है पिछले 2 साल से। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जो वो मिल कंपाउंड में जो रेप हुआ था और इमीडिएटली निर्भया कांड के बाद जो हुआ था, और ये जो अभी हम बाकी जो मोलेस्टेशन केसेस वगैरह जो अनरिपोर्टेड भी जाती हैं, लेकिन सोशल नेटवर्क पे पता चलता है कि ऐसे ऐसे किसी के साथ इस तरह से बदतमीजी हुई, तो एक तरह से डर खत्म हो गया है। पता नहीं क्यों, जबकि उल्टा होना चाहिए था कि जब ये कमीशन बैठी थी और जो उन्होंने नए कानून बनाए, क्योंकि उन्होंने, मुझे लगता है एक ये फीलिंग आ गई है समाज में कि अरे केस चलता रहेगा और अल्टीमेट जो भी सज़ा होगी उसको लगते लगते काफ़ी साल हो जाएंगे। अभी जो ऊबर टैक्सी का जो केस था, वो इंसान इतनी बार रेप करके वो एकदम ज़मानत पे छूटा हुआ इंसान था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये प्रेसिडेंट्स जो हैं, इसकी वजह से ये लोगों के अंदर डर नहीं है और कानून सतर्क और सटीक नहीं है, पता नहीं क्यों। और ख़ास करके पुलिस जो है वो कम से कम एक चीज़ तो ये हुई है कि अब लोग महिलाओं के चरित्र पर डिबेट्स में ज़्यादा बात नहीं करते। तो पहले कहते थे कि भाई ये शराब पी हुई थी या ये ऐसी महिला थी या वैसी थी या रात को क्यों गया, वो थोड़ा सा कम हो गया है। हाँ, ऑफ कोर्स हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने तरफ से बोलते रहते हैं, किसी को मोबाइल फ़ोन के ऊपर एतराज़ है, किसी को पता नहीं कैसे मतलब कपड़ों पे एतराज़ है, जबकि हम देख रहे हैं कि बच्चों का भी रेप हो रहा है। तो पता नहीं कुछ, जबकि 50% हमारी महिलाएं हैं। हाँ, राजमंगल जी, आप इसको कैसे देखेंगे कि हमने रेप केस की बात कर दी, हमने रेप केस पे सज़ा सख्त कर दी, लेकिन उसके बाद भी डर नहीं है। और ख़ासकर ये उबर वाला मामला जो है, उबर कैब वाला मामला, ये तो वास्तव में चौंकाने वाला है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि पिछली बार जो निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद वर्मा कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया, तो कानून में जो बदलाव आया उसमें कोई दो मत नहीं है, बदलाव आया, काफ़ी सख्त कानून आए। लेकिन बाकी परिवहन से संबंधित और
स्ट्रीट लाइटिंग से संबंधित जी। और कम्युनिटी लेवल पे जो बदलाव की सिफारिश की गई थी उसमें कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति का पूरा अभाव रहा है। आपको एक मिसाल देना चाहूँगा कि दिल्ली में उस समय तत्काल प्रभाव से हर थाने में एक कमेटी बनाई गई थी, थाने लेवल कमेटी, जिसमें कि वहाँ के एसीपी को नोडल ऑफिसर बनाया गया था कि वो सामुदायिक स्तर पर जो एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, जिनकी साझेदारी से सेफ्टी वाले इशू पे पुलिस कारगर कदम उठाएगी। 3-4 महीने तक वो मीटिंग चली, उसके बाद में वो मीटिंग अब ठप है। अब नाम के लिए एक दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी स्तर पे एक मीटिंग हो रही है, वहाँ भी अब लोगों का रुझान एकदम ख़त्म हो गया है। जो पहले जिस तरह से भागीदारी हो रही थी वो ख़त्म हो गई है। पहले एलजी साहब मीटिंग लिया करते थे, वो मीटिंग भी ख़त्म हो गई है। अब एक तरह से एकदम उदासीन रवैया हो गया। अब ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि चूँकि मीडिया वगैरह का काफ़ी ज़्यादा अब इस केस में आ रहा है प्रभाव और असर हो रहा है, फिर वो शुरू होगा और रिचुअल की तरह कुछ दिन चलेगा और फिर वो बंद हो जाएगा। फिर लोग भूल जाएंगे। जी, हम चलते हैं सीधा नूतन ठाकुर जी के पास, जो कि लखनऊ से हमारे से जुड़ी है। नूतन जी, उत्तर प्रदेश सरकार का, हम जब महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वैसे ही ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है और आपने जो आरटीआई लगाया उसमें तो बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई है। अगर बजट देखिए तो वो काफी टाइम से दिए ही नहीं गए हैं और जो दिए भी जाते हैं वो खर्च नहीं होते। तो सवाल ये उठता है कि केवल कागजी खाना पूर्ति तक ही महिलाओं की सुरक्षा या महिलाओं के ऊपर होने वाले खर्च सीमित होते दिखते हैं। अब तो महिलाओं, समाज कल्याण विभाग को महिलाओं के सुरक्षा को लेकर जो बजट दिए गए हैं इस बार वो भी काफ़ी कम कर दिए गए हैं, जो दिखाता है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उसके पुनर्वास को लेकर जो दावे करती है और एक्चुअल धरातल पे दोनों स्थिति में काफ़ी अंतर है। जी बिल्कुल, धरातल पे बहुत अंतर है। कुनिका जी, आपने एक सवाल उठाया था लोगों की मानसिकता का। आपने कहा था लोगों की मानसिकता कम से कम शायद वो बदली है कि अब लोग महिलाओं के चरित्र पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक आरटीआई के जवाब में जब ये कहा तो आपके ऊपर उसकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि भाई जो महिलाएं जीन्स पहनती हैं, जो महिलाएं मोबाइल रखती हैं, उनके कारण बलात्कार के मामले ज्यादा होते हैं। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आरटीआई के जवाब में कहा। तो आपको लगता है कि समाज से पहले हमें नेताओं और पुलिस की दरअसल सोच बदलने की ज्यादा जरूरत है? क्या कहा था जी, मैंने आपको कहा था उस वक्त कि डिबेट्स में ये टिप्पणियां बंद हो गई हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस और पुलिस की इनसेंसिटिविटी अभी तक खत्म नहीं हुई। ये मैंने आपको कहा था मेरे अर्लियर कमेंट में। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि जिस इंसान को हमारी रक्षा करनी चाहिए या जिस मतलब फौज को हमारी रक्षा के लिए बनाई गई है, वही हमारे बारे में टिप्पणी करते हैं या वही ये सब जैसे आपने कहा कि इनके आरटीआई में ये जवाब आया, तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि इस तरह से तो हम ये भी वजह है कि लोगों का डर खत्म हो गया है कि जब पुलिस इस तरह सोचती है या जब पॉलिटिशियंस जो हमारे जो चुने हुए नेता हैं वो इस तरह से बातें करते हैं, तो जो रेपिस्ट है या जो मोलेस्टर है, जो हमारे मर्दों की सोच है वो इस तरह है कि भाई ये जब ये लोग सोचते हैं, ये तो समाज के मतलब वरिष्ठ लोग हैं, माने हुए लोग हैं, तो इनकी बातें अगर ऐसी हैं तो फिर कैसे इंसान के अंदर डर होगा? जब ये लोग भी बंद करेंगे इस तरह की टिप्पणी करना, तभी मानसिकता बदलेगी। और देखिए अशोक जी, 50% हमारे देश में महिलाएं हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है 50% महिलाओं की पॉपुलेशन है। आप मुझे बताइए, जब सरकार कहती है मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या फायदा इन सबका अगर आपकी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित अपने देश में नहीं महसूस करती, अपने गांव में नहीं महसूस करती? तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और एशियंस और जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या फायदा? एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं जरूर इस पर आऊंगा कि दरअसल इन हादसों को अब कैसे रोका जाए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलकर मुझे मिला है मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड, जिससे मैं गांव में भी पैसे निकाल सकता हूं। अब मुझे पैसे जेब में लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं। अब पाइए 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मुफ्त। बैंकिंग सुविधाओं के लिए अपने खाते का नियमित संचालन करें। आधार कार्ड के जरिए बैंक में खाता खुलवाएं। यदि पहले से ही खाता है तो शीघ्र ही अपना आधार नंबर खाते में दर्ज करवाएं। घर में एक बैंक खाता बनेगा अपना भाग्य विधाता। मम्मी, आप समझती क्यों नहीं हो? लोग घर से निकलते समय लाइट ऑफ करते हैं और मैं
खस्ते समय। काश मेरे घर वालों को ये बात समझ आ जाए। बिजली बचाइए, एक घर और रोशन बनाइए। ऊंचे गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमान, मुझको मिटाना है इन फासलों को, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे दो। देश की उड़ान में आपका आयकर करे योगदान। अपना एडवांस टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलकर मुझे मिला है मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड, जिससे मैं गांव में भी पैसे निकाल सकता हूं। अब मुझे पैसे जेब में लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं। अब पाइए 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मुफ्त। बैंकिंग सुविधाओं के लिए अपने खाते का नियमित संचालन करें। आधार कार्ड के जरिए बैंक में खाता खुलवाएं। यदि पहले से ही खाता है तो शीघ्र ही अपना आधार नंबर खाते में दर्ज करवाएं। घर घर में एक बैंक खाता बनेगा अपना भाग्य विधाता। टोर गया मुंशी अल्लाह पै गया बिछोड़ा, ओ लगी कैंची गमा दी, ओ लगी कैंची गमा दी। गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमान, मुझको मिटाना है इन फासलों को, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे दो। देश की उड़ान में आपका आयकर करे योगदान। अपना एडवांस टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। अतिथि देवो भव। इंग्लैंड की कैथरीन के साथ घटी ये घटना बहुत कुछ बयान करती है। Very good show. Very good design, Rajasthani design. 100 rupees. 50 rupees. No, This is ma'am, my 100 last price. rupees. Listen, you're ripping me off. You're cheating me. No, I that's don't want 100. them. No, you're cheating me. Ma'am. I don't want your shoes. I don't want your shoes. Madam ji, take it back. My bag. I'm sorry. कैथरीन अपने बैग के साथ साथ कुछ अच्छी यादें भी वापस ले गई। हमारे हीरो, देश के हीरो राजेश प्रताप। ऐसे ही लोग अतिथि देवो भव का मतलब साकार करते हैं और भारत इन्हें सलाम करता है। जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जानने का हक में महिला सुरक्षा के सवाल पर बात कर रहे हैं कि कैसे महिलाओं के लिए इस देश को सुरक्षित बनाया जाए। हम देख रहे हैं लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। देश के शहर, गांव और कूचे जो हैं महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हैं। कैसे इनको सुरक्षित बनाया जाए। और हमारे साथ नूतन ठाकुर जी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो लखनऊ से जुड़ी है। नूतन जी, कुल मिलाकर जब हम ये पूरी इस डिबेट पे बात कर रहे हैं, कमियां हमारे सामने हैं। आप आरटीआई लगाती हैं, चीज़ें सामने आ जाती है, पर सवाल है कि इसको सिस्टम को बदला कैसे जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, सिस्टम को बदलने के लिए ज़रूरत हमारे राजनीतिक विल पावर की भी है,
क्योंकि हमारे शासन तंत्र में जैसी सरकार होती उसकी मंशा होती है, निचले स्तर तक वही चीज़ें जाती हैं और इम्प्लीमेंट भी होता। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पॉस्को एक्ट की बात हो रही थी, तो उस पे भी अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आज तक उस एक्ट के प्रावधान है वो लागू ही नहीं हुए हैं। बाल आयोग के गठन की बात कही गई, काफ़ी 2005 में बाल आयोग के लिए कहा गया कि चाइल्ड कमीशन बनाया जाए, जो आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाया है। ठीक इसी तरह से जैसे महिलाएं हैं उनको कार्यस्थल पे वो सुरक्षित महसूस करें, उसको विशाखा गाइडलाइन के बाद 2013 में एक्ट लाया गया, लेकिन अभी भी तमाम, मैंने एक PIL किया, उसके बाद कुछ डायरेक्शंस तो इशू किए गए गवर्नमेंट के द्वारा कि कौन अधिकारी होगा, लेकिन आज भी उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात अगर की जाए तो बहुत कम ऐसे डिपार्टमेंट है जहां उसको सही तरह से परिवाद समिति बनाया गया है, जहां महिलाओं के साथ इस तरह की समस्या आए तो वो वहां पे शिकायत करें, क्योंकि कार्यस्थल और एक्ट इतने सटीक हैं, उसके प्रावधान इतने स्पष्ट हैं कि अगर किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह की गलत हरकत कार्यस्थल पे होती है तो वो उसकी शिकायत करे, और मैक्सिमम पीरियड जांच का 3 महीने दिया गया है। पर कुनिका जी, मैं इसमें मैं आपके पास आ रहा हूँ, और साथ साथ एक चीज़ है मैं आपके साथ ये भी पूछना चाहता हूँ कुनिका जी, आपको लगता है इसमें कन्विक्शन रेट जो है उसमें अगर कमी होती है तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण डर खत्म हो, क्योंकि RTI से ये पता चला है मुंबई का कि मुंबई में महिलाओं के खिलाफ अपराध तो बढ़े हैं लेकिन कन्विक्शन रेट में RTI 8% की कमी आ गई है दरअसल। जी देखिए, आपको अगर याद होगा निर्भया कांड में जो लड़के इन्वॉल्व थे उसमें एक लड़का था जो 17 साल का, 6 महीने बाद वो 18 साल का होने वाला था। ये कानून उन्होंने जुवेनाइल के तहत जो कानून बनते हैं, जुवेनाइल्स के लिए जो बनते हैं, उनके तहत उसके आड़ में उन्होंने अपने आप को एक्सक्यूज करवाया, या जो भी उसकी सज़ा हल्की हुई या जो भी था वो अलग उसके साथ व्यवहार किया गया। मैं जब दिल्ली में लोगों से बात करती थी जो एक्टिविस्ट थे और जिन्होंने सब कैंडल लाइट मार्च, आपने पहले कहा ना कि इस बार कोई सामने आया नहीं था, सबसे पहले कमर वहीं टूटी थी जो एक्टिविस्ट थे और जो लोग थे, जो संवेदनशील लोग थे, जो इसके बारे में जो आवाज़ उठा रहे थे, सबसे पहले उनका मोराल वहाँ डाउन हुआ जब 6 महीने बचे हो एक लड़के को 18 साल के होने के लिए, और उसने ऐसे कांड किए हैं जो 20, 25, 22, 23 साल का लड़का कर सकता है, या जो बाकी लोग जो थे उनके साथ मिलकर उसने जो कांड किया, उन्होंने उन सबको उकसाया था, आपने उसे माफ कर दिया या उसे उसकी पनिशमेंट में ढील दे दी। तो आपने किस तरह से लोगों का मोराल तोड़ा है वो देखिए। सबसे पहले प्रेसिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट सी कि अब हमको निर्भया कांड का जो प्रेसिडेंट है माइनर्स को लेके या जुवेनाइल्स को लेके जिस तरह का हमारा बर्ताव होता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप जुवेनाइल का एज चेंज कर दीजिए या एडल्ट एज का जो भी होता है वो सब चेंज कर दीजिए, लेकिन आप देखिए कि हर इंसान की प्रवृत्ति जो होती है या उसकी परवरिश जो होती है, जिस तरह से उसका मेंटल मेकअप होता है, ये ज़रूरी नहीं कि वो 17 साल की उम्र में ही या 18 में ही मेजर होगा तभी वो मतलब उस तरह की हरकतें करेगा। जी, ये गवर्नेंस का इशू है। और जैसा आपने कहा कि कन्विक्शन रेट की बात कही आपने, अभी भी कानून बन गया, पॉक्सो बहुत क्लियरली कहता है कि कोर्ट किस तरह सेटअप किए जाएंगे, अलग व्यवस्था की जाएगी, प्रोसिक्यूटर बनाए जाएंगे, नंबर ऑफ जजेज बढ़ाए जाएंगे, पुलिस के लिए, कोर्ट के लिए 1 साल के अंदर फैसला देने की बात कही गई है जब वो कोर्ट में मैटर पुटअप किया जाएगा। आज भी उसके लिए कानून बना दिया दबाव में आकर सरकार ने, लेकिन अभी भी कोर्ट में याचिका दायर की जाती है कि उसको लागू कराया जाए। तो ये सारी मामला लेके वहीं आता है कि गवर्नेंस का इशू है। कौन राजनीतिक दल है आज की डेट में जो बच्चों और महिलाओं से अपराध से संबंधित कानून को महत्व देते हुए अपने मैनिफेस्टो और एजेंडा को सेट करना चाहते हैं? ये बहुत जरूरी है। लोगों को उन्हीं दलों को वोट देना चाहिए जो महिला सुरक्षा और बच्चों के प्रति जो अपराध और यौन हिंसा के मामले हैं उनको प्राथमिकता दे और लोगों के से बात करके और तय करे और वो वादा करे कि हम सरकार बनाएंगे तो हम क्या क्या करेंगे। बिल्कुल, ये एजेंडा है, ये एजेंडे में होना चाहिए, लेकिन ये मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर निगरानी नहीं होगी, सिर्फ कानून बना देने से कुछ नहीं होगा। कानून बना दे रहे हैं, फिर कोर्ट में मामला जा रहा है, फिर वो लंबा चलता है, तो वही ढाक के वही तीन पात वाली बात। बिल्कुल, मेरे पास समय कम है, मैं खुनका जी आपके पास आखिरी कमेंट के लिए आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं 1 मिनट नूतन जी का कमेंट ले लूं, क्योंकि यहाँ पर जो दिलचस्प बात उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे में इस तरह का होना चाहिए, पर जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर
प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सबसे पहले तो लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्रदेश का मुखिया, एक बड़ा नेता जो है वो ये कह दे कि लॉन्डो से गलती हो जाती है और उसके बाद भी जो है जनता वहाँ की उद्वेलित ना हो। तो फिर ऐसे जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी हम कैसे बदलाव की उम्मीद करें? से देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे पॉलिटिशियंस को भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उसका मैसेज क्या जा रहा है, क्योंकि पब्लिक के पास 5 साल इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है अगर सरकार मेजॉरिटी में हो तो। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कानून को इम्प्लीमेंट करने की, जैसे आपने कहा कि अगर कोई पुलिस अधिकारी मुकदमा दर्ज नहीं करता तो उसके ऊपर भी कार्रवाई का प्रावधान है। जो व्यक्ति पीड़ित होता है और जिसके द्वारा पीड़ित होता है, सबसे पहले अगर उस पूरी प्रक्रिया से गुजरते ही एक मामले में न्याय पाने में अगर 15-20 साल लग जाते हो, वहां जो पुलिस अधिकारी नहीं मुकदमे दर्ज कर रहा है, समझ लीजिए उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जो हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात है वो बहुत हद तक बिल्कुल नहीं है। जी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात जी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। कुनिका जी, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में आपकी बात, आप जो कहना चाह रहे हैं। जी देखिए जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे देश से एक नोबेल पुरस्कार एक इंसान को मिला है अभी, जो विदेश के लोगों ने पहचाना है कि चाइल्ड राइट्स के लिए जिसने काम किया है, कैलाश सत्यार्थी जी। और हम यहाँ पे बच्चों के हक और बच्चों की राइट्स के बारे में बिल्कुल, हम जैसे उन्होंने कहा कि पॉस्को को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई तैयार नहीं है, जबकि कानून बन चुका है। तो दिस इज अ वेरी सैड थिंग। मेरे हिसाब से 2 चीजें हैं, आपको एजुकेशन करना पड़ेगा। एजुकेशन घर में, बाहर, सोसाइटी में, स्कूल्स में, और कंपल्सरी एजुकेशन इज आल्सो, राइट टू एजुकेशन जो है उसे भी इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि लोग एडुकेट हो और उनका नजरिया बदले। दूसरी बात, पुलिस सेंसिटिविटी, पॉलिटिशियन सेंसिटिविटी, जो समाज के ठेकेदार है उनकी सेंसिटिविटी, जो ये मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में जिस तरह की बातें होती है, जिस तरह सोच होती है, उनकी सेंसिटिविटी, उनको बदलना पड़ेगा। और साथ साथ हमारे जो 50% यस जी, और कुनिका जी ने जो बात की मैं वहीं से इस कार्यक्रम का अंत करना चाहूंगा, लेकिन साथ साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आज ही किसी ने एक SMS भेजा और आजकल SMS सर्कुलेट हो रहा है और जो हिंदुस्तान की मानसिकता बताता है, और इसलिए मैं कहूंगा कि सिस्टम को जरूर बदलिए, लेकिन साथ साथ ये बड़ा जरूरी है कि हम और आप अपनी मानसिकता को बदलें। मैं उस SMS के कुछ बिंदु जरूर यहां पर उठाना चाहूंगा। उस SMS में यह कहा गया है कि हम बेटियों की शादियों पर तो लाखों खर्च कर देते हैं, पर बेटियों की शिक्षा के लिए कुछ हजार रुपए खर्च करने भी हमें भारी लगते हैं। फोन पर हम अपने स्क्रैच गार्ड लगाने में बहुत आगे हैं, लेकिन जब स्कूटर या बाइक पर निकलते हैं तो हेलमेट पहनने में हमें शर्म आती है। हम वाहियात बेसिर पैर की फिल्मों पे 100 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, और लेकिन जब 100 रुपए में हम 100 ग्राम पॉपकॉर्न खा लेते हैं सिनेमा हॉल में जाके, लेकिन 25 रुपए में 1 किलो आलू खरीदना हमें भारी पड़ता है। और अंत में इस देश में हम पॉर्न स्टार को एक सेलिब्रिटी का दर्जा दे देते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक रेप विक्टिम को एक इंसान के तौर पर हमको एक्सेप्ट करने में शर्म आती है। तो ये समाज जो है, इस सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े इस बहस में, इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और ये हमने आज इस बड़े मुद्दे पर बात की, लेकिन इस बीच देश भर में जो कुछ होता रहा RTI को लेकर, वो सभी समेट के लाए हमारे संवाददाता RTI इस हफ्ते में। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के जो सूचना आयुक्त है, उन्होंने 50 अधिकारियों पर 25-25 हज़ार का जुर्माना लगाया है। सूचना आयुक्त जब फैजाबाद मंडल में सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने जो उनके साथ कुछ और आयुक्त थे, उन्होंने 515 शिकायतों का निवारण किया। उसमें से 50 ऐसे अधिकारी चिन्हित किए जिन्होंने सूचना अधिकार कानून के आवेदन को वापस कर दिया और उनका जवाब नहीं दिया। उन अधिकारियों को चिन्हित करने के बाद उन पर 25-25 हज़ार का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही सूचना आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि वो अपने जो सरकारी विभाग में जाएं और सरकारी विभाग में जो सूचना अधिकार कानून के तहत जो बोर्ड लगा होता है वो साफ सुथरा लगा हो और ऐसी जगह लगा हो जहां पर जो लोग आते हैं वो RTI कानून के बारे में जान सके, उसका पूरा पता देख सके और सूचना अधिकार का कानून का पालन कर सके। 1 लाख करोड़ रुपया निगल गया तंबाकू। जी हां, RTI से हुआ है खुलासा कि इतनी भारी भरकम रकम साल 2011 में खर्च हो गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस बाबत जवाब दिया है कि जो तंबाकू जनित बीमारियां हैं उनमें जो इलाज का खर्च उस पर अध्ययन किया गया तो पता चला कि 1,04,000 और करीब 500 करोड़ रुपए खर्च हो गया इतना भारी भरकम इनके इलाज के लिए। और मंत्रालय ने यह भी किया है कि इसके समन्वय का स्थापन के लिए वहाँ पे कैबिनेट सचिव को इस बाबत लिखा भी है और इस पर जो है ध्यान देने की बात कही है। और इससे पहले जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने नशाखोरी और ड्रग्स माफिया को देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी बताया है।
मामला हरियाणा स्थित एक पलवल जगह है, वहाँ एक गांव है रूंधी कर करके, वहाँ एक आरटीआई कार्यकर्ता ने आरटीआई लगा करके सरपंच से जानना चाहा कि गांव के जो विकास कार्य हैं वो क्या क्या हुए हैं उसके बारे में बताएं, और अलग अलग वर्गों के जो चौपाल लगते हैं उसके खर्च के जो ब्यौरे हैं वो भी हमें दें। सरपंच उन्हें जवाब दिया, और इस तरीके के जो अब माहौल बदला है और सरपंच जो हैं अब जवाब दे रहे हैं, तो एक अच्छी खबर है। देश में अलग अलग हिस्सों से, गांव से हमारे पास फ़ोन आते हैं कि गांव में क्या विकास कार्य चलाए जा रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो अब एक अच्छी खबर है कि सरपंच से आप आरटीआई लगाकर पूछ सकते हैं, और अब सरपंच भी जवाब दे रहे हैं। आरटीआई से एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है कि पिछले साल पूरे देश में 4,88,476 सड़क दुर्घटनाएं हुई। उसमें से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुई, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 32,000 से ज़्यादा जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं वो अकेले उत्तर प्रदेश में हुई हैं। और इसमें से जो जानकारी निकल के आई है कि इन दुर्घटनाओं में से सबसे ज़्यादा जो दुर्घटना हुई है वो शराब के नशे में हुई है। एक ऐसी आरटीआई लगी उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग और परिवहन विभाग में। आबकारी विभाग में आरटीआई डालकर और परिवहन विभाग में आरटीआई डालकर आवेदक ने कहा कि जो राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो नेशनल हाईवे है, उनके किनारे जो शराब की दुकानें हैं उनको हटा लिया जाए, क्योंकि इससे जो कार चालक होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, उनको आसानी से शराब उपलब्ध हो जाती है, इसीलिए सड़क हादसे ज़्यादा होते हैं। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की धरती पर भी महफूज नहीं है महिलाएं। जी हां, आरटीआई से हुआ है खुलासा कि उत्तर प्रदेश के बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट जिले में करीब 700 महिलाओं के साथ हुआ है अत्याचार। यह अत्याचार बीते 3 सालों में हुआ है। आरटीआई से यह खुलासा हुआ है करीब 283 महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई हैं, और जबकि 350 महिलाओं के साथ रेप की कोशिश की गई, और जबकि इसमें करीब 100 ऐसी महिलाओं का जो कि शव बरामद हुआ है पुलिस को। राज्य और केंद्र सरकारें भले ही बड़ी बड़ी बातें करती हों, पुलिस प्रशासन दावे करते हो, लेकिन जो ये आंकड़े हैं ये काफ़ी चिंता का विषय है। पिछले दिनों नेताजी यानी मुलायम सिंह का जन्म दिवस बहुत भव्य तरीके से मना, और उस पर एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिए थे कि आखिर इस पर जो इतना खर्च किया जा रहा है वो कहां से पैसा आया है। तो जो मंत्री हैं, राज्य सरकार में मंत्री हैं आजम खान साहब, उनका बहुत ही विवादित बयान आया था। इसी तरीके से एक और आरटीआई कार्यकर्ता ने दुस्साहस कर दिया है कि राज्य सरकार से पूछा है कि लखनऊ महोत्सव और सफाई महोत्सव पर इतना ज़्यादा खर्च हुए हैं, पूरा अमला वहां पर लगा रहता है, उस पर आखिर खर्च क्या आया है। तो साल भर हो गए लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है, और आरटीआई कार्यकर्ता को आरटीआई के तहत कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते, और इसी के साथ आज कार्यक्रम में इतना ही। हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं, हमें आपकी प्रतिक्रिया को इंतजार रहेगा। हमारा पता आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे।